गुड मॉर्निंग। ये थर्सडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। ठीक है, अच्छा। क्लास 12th में इससे पहले लेक्चर्स में क्या पढ़ाया था? तो इससे पहले वाले दिनों में क्लास 12th में पढ़ाया था, हाँ, ऑर्गन पाइप पढ़ाया था। अच्छा, ऑर्गन पाइप क्या है? तो ऑर्गन पाइप एक रेजोनेटिंग कॉलम है, मतलब एक कॉलम है जिसमें एयर रेजोनेंस करता है तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। दो तरह का वहां पर ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप और ओपन एंड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में क्या होता है, एक एंड क्लोज्ड होगा, दूसरा एंड ओपन होता है। जहां पर क्लोज्ड एंड होगा वहां पर नोड्स का फॉर्मेशन होता है डिस्प्लेसमेंट वेव का, और जहां पर ओपन एंड होता है वहां पर क्या होता है, एंटी नोड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा। जो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी Vs/4L का आया था। फिर इसमें क्या होता है, जो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है उसमें इवन मल्टीपल्स ऑफ हार्मोनिक नहीं मिलते, सिर्फ ऑड मल्टीपल्स मिलते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी Vs/4L का था। फिर जो थर्ड हार्मोनिक है वो 3Vs/4L है, या उसको फर्स्ट ओवरटोन भी बोला था। उसी तरह से अब अलग अलग ओवरटोन्स के बारे में मैंने बता दिया था यहाँ पर। अब बेसिक जो एन वाला फॉर्मूला है वो याद रखना है, बेसिक एन वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछते हैं थर्ड ओवरटोन क्या होगा, सेवेंथ ओवरटोन क्या होगा, ऐसा होगा। तो वो nth वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। अभी संडे को नहीं, ट्यूसडे को टेस्ट होगा, उसमें शायद ये पूछे भी जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ओपन एंड ऑर्गन पाइप में क्या है, दोनों तरफ से वो खुला हुआ है। दोनों तरफ से खुला हुआ है मतलब क्या हो जाएगा, जब मिनिमम कंडीशन का फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है तो Vs/2L आया था। इसमें इवन हार्मोनिक्स भी मिलते हैं, तो अब सारे हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, मतलब ज्यादा म्यूजिकल साउंड क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग ओपन एंड ऑर्गन पाइप। अब ओपन एंड ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं, और इसमें ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, एनथ ओवरटोन, ये सब मैंने समझा दिया था। जो मैंने बताया है वो एकदम याद कर लेना है, उससे ज्यादा उसमें तूफानी बनने की कोशिश नहीं करना है। जितना बताया उतना याद कर लेंगे। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंसीज कंपेयर करने के लिए, फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करो, आंसर लिखो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फ्री फ्री के मार्क्स मिलते हैं इस तरह के ऑर्गन पाइप और ये सब में। अच्छा, फिर ऑर्गन पाइप के बाद हमने क्या किया था, हाँ, एंड करेक्शन पर भी हमने बात किया था। एंड करेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी एक्चुअल लेंथ है कॉलम का उससे ज्यादा, सपोज ये एक्चुअल इतना कॉलम का लेंथ था, तो उससे ज्यादा मूव करने पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब उसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। ई, स्मॉल ई का वैल्यू आया था, मैंने बताया था कि जब तक वो जो एयर है, वो जो वाइब्रेटिंग एयर है, वो कॉलम से जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक उसको रिफ्लेक्शन नहीं मिलता। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मूव करना पड़ता है। अब जो भी एक्स्ट्रा मूव करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। अगर ओपन एंड ऑर्गन पाइप है तो दोनों तरफ से एंड करेक्शन करना पड़ेगा, और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है तो एक साइड में करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन का वैल्यू, एंड करेक्शन का वैल्यू है 0.6 टाइम्स ऑफ आर। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अपने को इसके पीछे परेशान नहीं होना कि कैसे आया, क्यों आया। फिर हमने क्या किया था, आज क्या करना है, रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं और बीट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस, बीट फ्रीक्वेंसी और डोपलर इफेक्ट, ये तीन इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब तुमको अगर पूरा वेव में कुछ भी नहीं आता ना, तो रेजोनेंस कॉलम, बीट, सोनोमीटर और ये चार चीज पढ़ के आओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, स्टार्ट करते हैं, शेयर स्क्रीन। रेजोनेंस कॉलम, रेजोनेंस कॉलम 11th के सिलेबस में अगर आप स्कूल में होते, सीबीएसई स्कूल में, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट भी करना होता है। रेजोनेंस कॉलम, ये गायब हो गया है, पता नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। रेजोनेंस कॉलम, अब ये रेजोनेंस कॉलम क्या होता है ना, तो रेजोनेंस कॉलम में बस याद रखना कि एक इस तरह का कॉलम है। क्या याद रखना है, एक इस तरह का कॉलम है, और ये जो कॉलम है ना, इसको हम, ये रेजोनेंस कॉलम मतलब ये हमारे पास है क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, कुछ नया नहीं है। ये क्या है, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है, जो रेजोनेंस कंडीशन में क्या करेगा, काम करेगा, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। अब क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करते हैं ना, पानी भर के रख देते हैं, पानी पानी कर देते हैं यहाँ पे। क्लोज्ड एंड ब्लू से बनाते हैं, ब्लू है पानी पानी पानी, ब्लू है पानी 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 पानी, ब्लू और पानी, ब्लू और सफेद पानी दोनों मिक्स हो गया है। तो ये है हमारे पास क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में क्या होगा, अगर ये क्लोज्ड एंड है, यहाँ पे क्या हमने वाटर से फिल करके रख दिया है। अच्छा, अब
हम क्या करेंगे ना, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, यहां पर क्या करेंगे, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे इस तरह से, और ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसको ऑसिलेट करके, अब ये ट्यूनिंग फॉर्क का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, मान लो इसका फ्रीक्वेंसी था एफ नॉट, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है एफ नॉट, मैंने ऐसा रेजोनेंस कंडीशन वाला सोनोमीटर से पहले बताया था। अब इसको वाइब्रेट करके इसके पास लेके आएंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसे से वाइब्रेशन करके इसके पास लेके आएंगे। अब इसके पास लेके आएंगे तो हमें क्या करना है, ये वाटर के लेवल को एडजस्ट करना है। वाटर के लेवल को एडजस्ट करना है कब तक, जब तक अपने को रेजोनेंस ना मिलना स्टार्ट हो। रेजोनेंस में क्या होता है, जो साउंड का इंटेंसिटी हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे वहां पर अगर आपको याद था सोनोमीटर में वो जो एक राइडर था, राइडर में ऑसिलेशन बहुत ज्यादा होने लगता था, तो हम बोलते थे कि हमारे पास कंडीशन आ गया, रेजोनेंस कंडीशन आ गया। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर हम बोलेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन आने तक हम वाटर का लेवल एडजस्ट करेंगे। मान लो पहली बार जब रेजोनेंस कंडीशन आया, तो रेजोनेंस कंडीशन अगर आएगा तो सबसे फंडामेंटल केस में ऐसा ही होता है, क्लोज्ड एंड में हमारे पास क्या होना है, क्लोज्ड एंड में हमारे पास नोड का फॉर्मेशन होना है और यहाँ पर एंटी नोड हो रहा है। अच्छा, अब ये जो रेजोनेंस कॉलम होता है ना, यहाँ पर स्केल लगा होता है, स्केल लगा है मतलब आप ये क्या कर सकते हो, लेंथ को मेजर कर सकते हो क्या। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो L1 है। अब एक्चुअल में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है L1, और इसमें कुछ एंड करेक्शन भी होगा ना, अभी तो हमने देखा था कि कुछ एंड करेक्शन भी होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे इसका फ्रीक्वेंसी पता है, अगर मुझे इसका फ्रीक्वेंसी पता है एफ नॉट, और एयर के कॉलम में स्पीड ऑफ साउंड पता होता है, वीएस मान लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो वीएस स्पीड ऑफ वेव को हम क्या लिखते थे, फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ लैम्डा लिखते हैं, तो एफ नॉट टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा का वैल्यू अगर आप देखोगे तो लैम्डा के प्लेस में क्या है, एल प्लस ई हो जाएगा क्या, यहां पर इस वाले केस में L1 प्लस ई, ये लैम्डा के इक्वल है ना। अब L1 प्लस ई लैम्डा के इक्वल अगर आ गया, एक मिनट कॉल आ रहा है, पॉज हो जाए यार। हाँ, तो L1 प्लस ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये एंड करेक्शन और ये सब मिला के क्या पे लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो लैम्डा के प्लेस में अगर ये वैल्यू, अब देखो ये सबसे बेसिक केस ऐसा ही हो जाएगा ना, तो एफ नॉट और लैम्डा के प्लेस में यहाँ पे रख देते हैं L1 प्लस ई, रखा जा सकता है, बिल्कुल सर। अच्छा, अब यहां से अपन क्या करते हैं, अपने को वैल्यू किसका ढूंढना है, वीएस का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, अच्छा, अब सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, वाटर के लेवल को चेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो वाटर के लेवल को जब हम चेंज करेंगे, कब तक चेंज करना है वाटर के लेवल को, वाटर के लेवल को आपको तब तक चेंज करना है जब तक आपको क्या मिल जाए, सेकंड केस का फ्रीक्वेंसी ना मिल जाए, या सेकंड टाइम रेजोनेंस आपको फ्रीक्वेंसी ना मिल जाए, सेकंड टाइम का रेजोनेंस कंडीशन ना मिल जाए। तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा यहाँ पर, मान लो यहाँ से यहाँ का लेंथ आ गया L2। अब फिर से हम क्या कर सकते हैं, कॉल आ रहा है क्या, नहीं, हाँ, यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बाई 2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, लैम्डा बाई 2, ये जो लैम्डा बाई 2 है वो लैम्डा बाई 2 जो है वो L1 प्लस ई के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पुट करना है, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स एफ नॉट L1 प्लस ई, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं सेकेंड टाइम के केस में बात करूं, कॉल तब क्यों आता है यार, हाँ स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये देखा कि पहला जो रेजोनेंस हमें मिला, पहले जब हमें लाउड साउंड सुनाई दे रहा था, तो वो फर्स्ट सिंपलेस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कंडीशन होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में हमने देखा कि L1 प्लस ई, एंड करेक्शन भी होगा ना, L1 प्लस ई जो है वो यहाँ से यहाँ वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। अब यहाँ से अगर मैं लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L1 प्लस ई हो जाएगा। अच्छा, अब सेकेंड टाइम जब मेरे को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगा, या सेकेंड टाइम जब मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा,
तो सेकेंड टाइम जब मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, मान लो कोई L2 लेंथ पर मिल रहा है, तो L2 प्लस एंड करेक्शन। अब ये L1 L2 ना यहाँ पर स्केल्स ग्रेजुएटेड होते हैं, तो अपना स्केल्स को देख के L1 और L2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो L2 प्लस ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 4 और यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन, अरे क्या मिस्टेक यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 4 है यार भाई, इतना मिस्टेक करें कैसे चलेगा यार। ये लैम्डा बाई 4 है, यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 4 का डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एफ नॉट L1 प्लस ई। तो L2 प्लस ई का वैल्यू है 3 लैम्डा बाई 4, ठीक है। तो मेरे पास L1 प्लस L2 का वैल्यू मिल गया। अब अगर मैं दोनों को माइनस कर लूं, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, L2 प्लस ई माइनस L1 माइनस ई इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 4 माइनस में लैम्डा बाई 4 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, ये जो कंडीशन था ना, रेजोनेंस कंडीशन, जैसा यहाँ पे लिखा था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड Vs जो होता है, इसका फ्रीक्वेंसी तो अभी भी f नॉट होगा, सोर्स का फ्रीक्वेंसी अभी भी f नॉट है, और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L2 प्लस ई डिवाइडेड बाई 3। आप इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हो। तो Vs का वैल्यू, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन में हमको स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये जो रेजोनेंस कॉलम है इसमें हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब L2 मैंने इस वाले इक्वेशन को यूज किया और मैंने इस वाले इक्वेशन को यूज किया, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो L2 प्लस ई माइनस L1 माइनस ई, प्लस का ई माइनस के ई से अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो L2 माइनस L1 का जो वैल्यू है वो आ जा रहा है 2 लैम्डा अपॉन 4। इसका मतलब L2 माइनस L1 का वैल्यू जो आ रहा है वो लैम्डा अपॉन 2 का आ गया क्या, बिल्कुल सही। L2 प्लस L1 का वैल्यू लैम्डा बाई 2 के इक्वल आ गया। अब एक बार L2 माइनस L1 का वैल्यू अगर अपने को मिल गया, आप इसको स्क्रीन जो है उसको पॉज करके लिख लेना। एक बार अगर मेरे को L2 माइनस L1 का वैल्यू मिल गया तो मैं लैम्डा जो वेवलेंथ, यहाँ पे जो वेव का वेवलेंथ होता उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। अब याद रहे L2 और L1 के लिए स्केल्स ग्रेजुएटेड होते हैं, तो स्केल्स को यूज करके हम L2 और L1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब मेरे को वेवलेंथ मिल गया। अब हम क्या जानते हैं, एक बार अगर वेवलेंथ का वैल्यू मिल गया, एक बार अगर वेवलेंथ का वैल्यू मिल गया तो स्पीड ऑफ साउंड Vs, स्पीड ऑफ साउंड है फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंस कंडीशन में जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी होता है वही यहाँ पे वाइब्रेटिंग एयर का भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ नॉट टाइम्स ऑफ लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू कितना है 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंटल तरीका है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। अब याद रखिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो रेजोनेंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस आज का पूरा लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो Vs का वैल्यू हो जाएगा एफ नॉट 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। इस तरह से हम क्या करेंगे, Vs के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब यहां पर ना आप एंड करेक्शन का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से मेरे को Vs का वैल्यू मिल जाएगा, और Vs का एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे भी रखा है। तो Vs के प्लेस में अगर मैं लिख दूं, Vs के प्लेस में इस इक्वेशन से अगर मैं लिख दूं, ये मैं इस वाले इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, और इस इक्वेशन को यूज करें। जो भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और अगर मेंस में हो तो कंसेप्ट जानो, वहां से मिला के क्वेश्चन बनते हैं। एचसी वर्मा आप सॉल्व करना तो आपको समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे। Vs का वैल्यू यहाँ पर अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट L2 माइनस L1 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ एफ नॉट L1 प्लस ई के इक्वल है। 4 टाइम्स ऑफ एफ नॉट L1 प्लस ई के इक्वल है। एफ नॉट से एफ नॉट गायब कर लो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो L2 माइनस L1 जो है वो 2L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। सही कर रहे हैं ना, नहीं तो मैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक से ही परेशान हूँ अपने। दैट इम्प्लाइज L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू एंड करेक्शन की इक्वल आ जाएगा। अब जब ये L2 L1 के वैल्यूज को सॉल्व करते हैं ना, तभी एंड करेक्शन का वैल्यू 0.6 टाइम्स ऑफ रेडियस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता है। ये जो कॉलम का रेडियस होता है उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो ना, देखो रेजोनेंस कॉलम ना अगर
स्कूल के सिलेबस में भी पूछा जाता है, स्कूल के सिलेबस में भी पूछा जाता है कि रेजोनेंस कॉलम क्या है, क्यों ये एक्सपेरिमेंट भी अपने फिजिक्स के लैब में है, तो इसलिए इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और क्वेश्चन आते भी है। हमने देखा भी है कि रेजोनेंस कॉलम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेजोनेंस कॉलम के क्वेश्चन आ सकते हैं। रेजोनेंस कॉलम और सोनोमीटर दोनों एक जैसे डिवाइस है, दोनों रेजोनेंस कंडीशन पर ही काम करते हैं, और दोनों में मैंने ऐसा ही कुछ बताया था आपको। अच्छा, ये हो गया रेजोनेंस कॉलम। नेक्स्ट में हम बात करेंगे बीट्स। अब ये अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीट्स, ठीक है। मैं इसमें थोड़ी बहुत कहानी बताऊंगा, लेकिन अगर मैं सीरियसली बोलूँ ना तो कहानी की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर फाइनल फॉर्मूला भी देख लोगे ना, तभी बीट्स में जो मेंस का एग्जाम हो, ट्रिपल अगर मेडिकल का एग्जाम हो, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, बस फ्रीक्वेंसी जान लो, एक बार फ्रीक्वेंसी जान लो तो बीट्स, आप बीट्स का वैल्यू कैलकुलेट, बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं ना, बीट्स कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से ये स्टैंडिंग वेव और ये सब स्टार्ट हुआ था। अब तुम बोलोगे सर फिर से वापस वहां जा रहे हो, इतना मैथमेटिक्स मुश्किल था, कुछ नहीं समझ में आया था, वापस से वहीं से बता रहे हो, तो इतना कोई टफ कैलकुलेशन नहीं करने वाले। देखो, मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास ये सोर्स 1 है S1, और ये मेरे पास सोर्स है सेकंड सोर्स S2, साउंड का सोर्स S1, साउंड का सोर्स S2। अब इससे पहले जब इंटरफेरेंस हमने कराया था ना, इससे पहले जब हमने इंटरफेरेंस कराया था, तो इसका जो हम इक्वेशन लिखते थे, ऐसा लिखते थे, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स1। पहले वाले का इक्वेशन ये लिखते थे, और दूसरे वाले का इक्वेशन ये लिखते थे, A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स2, ऐसा ही कुछ लिखते थे ना। और फिर हम बोलते थे कि यहां से x1 डिस्टेंस चलने के बाद, अरे ये x1 और x2, यहाँ पर वेव का इक्वेशन x1 x2 मत रखो, हाँ, यहाँ पे हम बोलते थे कि यहां से x1 डिस्टेंस चलने के बाद पार्टिकल को एक SHM मिलता है, और उस SHM का इक्वेशन आता था A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स1। अगर मैं वेव के इक्वेशन में x को फिक्स कर देता था, यहां से यहां अगर मैं x को फिक्स कर देता था, तो वेव का इक्वेशन SHM का इक्वेशन बन जाता था। उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x2 है, तो ये सेकंड SHM आता था A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स2। अब इस पूरे को हमने एनालाइज किया था, और हमने ये बोला था कि जब भी डेल्टा फाई का वैल्यू, फेज डिफरेंस या तो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, डॉट 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 6 पाई, या ऐसा n पाई हो, तो वहां पर अपने को क्या, n पाई नहीं 2n पाई हो, तो अपने को वहां पर क्या मिलता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था। और अगर ये डेल्टा फाई का वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n प्लस 1 पाई, अगर ऐसा कुछ मिलता था, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, ऐसा कुछ इंटरफेरेंस का कंडीशन आया था। अब पूरा पूरा इंटरफेरेंस नहीं बताने वाला। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो मैंने इससे पहले वाले कंडीशन में जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, तो हम क्या करते थे, दोनों सोर्सेस का जो ओमेगा रहता था वो सेम रखते थे। दोनों सोर्सेस का ओमेगा सेम है, मतलब S1 का फ्रीक्वेंसी और S2 का फ्रीक्वेंसी सेम रखते थे। ऐसा कोई जरूरत है क्या, मतलब ऐसा जरूरी है क्या कि अगर S1 सोर्स से जो वेव निकल रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, और S2 सोर्स से जो वेव निकलेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा सेम रहे? नहीं। तो अब बीट्स के फॉर्मेशन में हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा चेंज, तो वो देखो, मान लो मैं ऐसा बोलूं कि जो पहला सोर्स है उसमें से जो वेव निकल रहा है वो हो जाएगा ओमेगा 1। अब अगर ये ओमेगा 1 हो गया, तो यहाँ का के भी क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो S1, अब जो वेव वेलोसिटी होता है, वेव वेलोसिटी क्या था, वेव वेलोसिटी था टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। अब वेव वेलोसिटी दोनों के लिए क्या है, जितना वेव वेलोसिटी S1 के लिए होगा, S1 ने वेव रिलीज किया, जिस मीडियम में S1 का वेव चल रहा है उसी मीडियम में S2 वेव भी चल रहा है, तो वेव वेलोसिटी दोनों के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसका ओमेगा 1 मैंने लिया तो इसका K1 लेना चाहिए, और उसी तरह सेकंड वाले का ओमेगा 2 अगर लेंगे तो उसके लिए भी जो एंगुलर वेव नंबर होगा वो K2 लेंगे। इससे पहले वाले केसेस में अपन फ्रीक्वेंसी सेम रखते थे, तो दोनों का जो एंगुलर वेव नंबर होता था वो भी सेम होता था, ठीक है। तो पहले वाले वेव का इक्वेशन है A1 साइन ओमेगा 1 टी प्लस K1x, दूसरे वाले वेव का इक्वेशन है यहाँ पर ओमेगा 2 इंटू टी, फिर से लिख देते हैं। देखो, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ एंड रिजल्ट याद रख लेना, बता देख लेना कि क्वेश्चन कैसा सॉल्व कर रहे हैं। ओमेगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर देखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओमेगा 2t प्लस K2x, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब फिर से यहाँ से x1 डिस्टेंस पे और यहाँ से x2 डिस्टेंस पे जो SHM का इक्वेशन बनेगा,
तो पहला वाला एसएचएम का इक्वेशन हो जाएगा a sin ओमेगा 1 t प्लस k1 x1 पहला इक्वेशन, और दूसरा एसएचएम का इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा a2 sin ओमेगा 2 t प्लस k2 x2 लिख सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों एसएचएम्स को ऐड करूं तो इन दोनों एसएचएम्स को ऐड करने के लिए अपने को दोनों का फेज डिफरेंस देखना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप दोनों वेव का फेज डिफरेंस देखोगे डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई में क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टाइम्स ऑफ टी प्लस k2 माइनस k2 x2 k2 x2 माइनस k1 x1, ऐसा कुछ फेज डिफरेंस हो जाएगा क्या। अब इससे पहले वाला जब हमने इंटरफेरेंस देखा था ना, उसमें ये टर्म कैंसिल हो जाता था, ये टर्म कैंसिल हो जाता था, दोनों का k के वैल्यू सेम हो जाता था, तो k टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 पार्ट डिफरेंस पे पूरी कहानी चली जाती थी, ऐसा कुछ हमने बताया था क्या। अच्छा, अब जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म भी, अब जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी का भी टर्म। इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है कि पहले क्या होता था, पहले अगर आपको याद हो तो यहां पर जहां पर जैसे हमने डेल्टा एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, जहां पर डेल्टा एक्स का वैल्यू पार्ट डिफरेंस, पहले वाले से वेव आया सेकंड वाले से जो वेव आया उनका जो पार्ट डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता था, जैसे अगर यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो कोई भी टाइम रहे यहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब यहाँ पर हमेशा मैक्सिमा मिलता था। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर अगर जो पार्ट डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता था तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। मान लो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है सी और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है डी, तो कुछ भी हो जाए कोई भी टाइम रहे सी पॉइंट पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था और डी पॉइंट पर हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। मतलब इससे पहले जो सिनेरियो था उसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं था ना, अगर टाइम का कोई भी वैल्यू रहे पॉइंट सी पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव बन रहे थे और पॉइंट डी पर हमेशा क्या बनता था, डिस्ट्रक्टिव बनता था। अब क्या होगा, अब कहानी में थोड़ा चेंज है। अब ये जो डेल्टा फाई है, अब समय भी बदल सकता है और ये भी बदल सकता है क्या, समय का वैल्यू भी चेंज होता है और ये भी वैल्यू चेंज हो सकता है। तो अगर समय का वैल्यू भी चेंज होगा और ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा और मेरे को कुछ मान लो ऐसा मिल जाए, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो k2 x2 माइनस k1 x1 है, ये जो k2 x2 है माइनस k1 x1 एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, मैं इसको थोड़ा जगह खाली करता हूँ, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। मान लो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर k2 x2 माइनस k1 x1 इसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया क्या। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट p के बारे में बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर पॉइंट p में ये जो टर्म है इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो मेरे पास जो डेल्टा फाई का वैल्यू आने वाला है, मेरे पास जो डेल्टा फाई का वैल्यू आने वाला है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये कहां पर देख रहे हैं, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस किसी पॉइंट p पर देख रहे हैं क्या, ओमेगा 1 टाइम्स ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट सी, लिख सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। अच्छा, अब अगर पी पॉइंट के अलग अलग टाइम पर देखोगे तो ऐसा हो सकता है ना कि टाइम का वैल्यू जब चेंज होगा तो कभी जो फेज डिफरेंस है, कभी ये डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कभी ये डेल्टा फाई 2 पाई हो जाएगा, कभी 4 पाई हो जाएगा एंड सो ऑन। मतलब इसी पॉइंट पी पर कभी मैक्सिमा मिलेगा, कभी मिनिमा मिलेगा, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, इस तरह से मिलता रहेगा क्या। अब जब भी मैक्सिमा बनेगा तो एक आवाज सुनाई देगी क्या, जब भी मैक्सिमा फॉर्म होगा तो आपको जो लाउडनेस जो क्रिएट हुआ उसके कारण आपको आवाज सुनाई देगा। अच्छा, अब ये जो मैक्सिमा बनने की जो कहानी है, ये जो मैक्सिमा बनने की कहानी है, इसी को हम क्या बोलेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में कितनी, अब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में मैक्सिमा बन रहा है। अब मैटर करता है कि एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी बार मैक्सिमा बन रहा है। जैसे मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मान लेते हैं कि अगर 10 बार मैक्सिमा बन रहा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितनी बार मैक्सिमा बनता है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सेकंड में जितनी बार मैक्सिमा बनता है उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। समय को नहीं समझ में आया, एकदम आराम से समझो। हमने बोला कि जो फेज डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस सी। अब ये सी क्यों लिख दिया सर, क्योंकि मैंने इस बार क्या कर दिया ना, मैं इस बार
पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही पकड़ के बैठा हूं, पी पॉइंट को अपन पी पॉइंट पर ही बैठे हुए हैं और बस हम ये देख रहे हैं कि इस पी पॉइंट पर कितनी बार मैक्सिमा बनेगा, कितनी बार मिनिमा बनेगा 1 सेकंड में। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फैक्टर था ये तो पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस टी प्लस सी, इस पूरे का सम अगर समय चेंज होगा तो t इक्वल्स टू 0 पर, अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पर बात करूं और मान लेते हैं, ये देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। मान लो अभी के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि लेट ये c का वैल्यू क्या है, 0 है, ऐसा हमेशा होगा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मान लेता हूँ 0 है, ये 0 है और टाइम का वैल्यू भी अगर 0 हो गया तो डेल्टा फाई 0 हो जाएगा क्या। अब अगर दो वेव इंटरफेयर किए और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 का है, इसका मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा मतलब लाउड साउंड सुनाई देगा क्या, बिल्कुल सर। अच्छा, मान लो कुछ समय के बाद इनका जो फेज डिफरेंस हो गया वो 2 पाई का हो गया, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का हो गया तो फिर से मैक्सिमम सुनाई देगा। अब एक सेकंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट में जितनी बार मैक्सिमा सुनाई देगा, मैक्सिमा मतलब मान लो एक मैक्सिमा एक साउंड है 2, एक साउंड है 2, अब एक सेकंड में जितनी बार 2 सुनाई देगा ना, एक सेकंड में 2 एक साउंड है, ठीक है, एक सेकंड में 2 जितनी बार सुनाई देगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। हम जब इंटरफेरेंस पढ़ते थे तो वहां पे पार्ट डिफरेंस का खेल होता था, अब यहाँ पर पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहे तो पार्ट डिफरेंस का खेल है नहीं, किसका खेल है, तो समय का खेल है, समय का अलग अलग वैल्यू होगा, समय के अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग फेज डिफरेंस होंगे, अलग अलग फेज डिफरेंस पे क्या होगा, अपने को अलग अलग टाइम पर मैक्सिमम मिलेगा। अब एक सेकंड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये लिखने वाली बात है, एक सेकंड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितनी बार मैक्सिमा मिलेगा, मतलब जितनी बार टू 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 टू, एक सेकंड में जितनी बार ये सुनाई देगा ना, टू 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 टू, वही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। लेकिन ना इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि एक सेकंड में अगर 10 बार ये टू वाला साउंड आया होता, एक सेकंड में अगर 10 बार ये टू वाला साउंड आया होता तो हमारा ब्रेन जो था वो आइडेंटिफाई कर सकता था। अगर एक सेकंड में 10 बार आया होता या 10 बार से कम या 10 बार आया होता तो मेरा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन अगर एक सेकंड में 10 से ज्यादा बार अगर ऐसा होता ना तो हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर आपको एक कॉमन एग्जांपल बताऊं ना, वो जो मक्खियां आती है वो एक्चुअल में क्या होता है ना, वो एक सेकंड में 500 टाइम्स, एक सेकंड में 500 टाइम्स अपने विंग्स को फ्लैप करती है, तब जाके वो साउंड सुनाई देता है। अब हमें वो जो मक्खियां 500 टाइम फ्लैप कर रही है तो अलग अलग पता चल रहा है क्या साउंड, नहीं, हमें एक बार में ही पता चल गया कि बुन, ऐसे मक्खियां बुन ऐसे जो करती है वो एक्चुअल में एक सेकंड में 500 बार अपने विंग्स को फ्लैप कर रही है, तब जाके वो साउंड क्रिएट कर पा रही है। तो अपने को पता चल रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि बीट फ्रीक्वेंसी अगर ह्यूमन ईयर को, अगर ह्यूमन ब्रेन को बीट अगर आइडेंटिफाई करना है तो एक सेकंड में वो 10 से कम बार होना चाहिए, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी 10 से कम अगर का होगा तब आपका ब्रेन आइडेंटिफाई कर पाएगा, अगर 10 से ज्यादा है तो वो बीट फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। आई होप ये बीट फ्रीक्वेंसी क्या है ये समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी बार मैक्सिमा बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर जो फेज डिफरेंस का हम खेल देखने वाले हैं वो टाइम के कारण देखने वाले हैं, तो टाइम के कारण देखने वाले हैं तो इस वाले टर्म को मैं कांस्टेंट मान लूंगा, 0 मान लूंगा। मैं आसान कैलकुलेशन रखना चाहता हूं, तुम कांस्टेंट 0 नहीं भी मानोगे तो बार बार ये सी वाला टर्म आएगा। तो जब फेज डिफरेंस देखो, जब डेल्टा फाई का वैल्यू सी है, डेल्टा फाई का वैल्यू पहले से सी है, अब मैंने बोलूँ, अगर मैं बोल दूं कि पहला मेरे को जो मैक्सिमम मिला वो 0 पर मिल गया तो सी का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 0 नहीं भी होता तो सी प्लस 2 पाई, सी प्लस 4 पाई, सी प्लस 6 पाई, इसमें अपने को क्या मिलता जाएगा, मैक्सिमम मिलता जाएगा। तो ये सी का कंफ्यूजन मैं नहीं करने वाला, सी को मैं ऐसे भी हटाने वाला हूँ। अब अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूं, फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, हमने क्या देखा, फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी हम बात करने वाले हैं। फिर से आपको डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद रखना है, फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। और इतना जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, निहायती इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते हैं। हमने क्या देखा कि जो डेल्टा फाई है, जो मतलब का फेज डिफरेंस था वो क्या था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टाइम्स ऑफ टी, यही देखा ना हमने। अच्छा, मान लेते हैं एट टी इक्वल्स टू
0, ये ऐसा मान लेते हैं। फॉर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई आया है, फॉर फेज डिफरेंस टू बी 0, अगर फेज डिफरेंस का वैल्यू 0 चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 इंटू टी इक्वल्स टू 0। अब 2 पाई कभी 0 हो नहीं सकता, और फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो जाएगा तो बीट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर है तभी तो बीट फ्रीक्वेंसी बन रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम का पहला आंसर हो जाएगा 0, मतलब जब टाइम 0 सेकेंड है, टाइम 0 सेकेंड है जब स्टार्टिंग हुआ, तब एक मैक्सिमा सुनाई दे दिया होगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट मैक्सिमा, फॉर नेक्स्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब लाउडनेस, ज्यादा लाउड सुनाई देगा, टू टू। तो फॉर नेक्स्ट मैक्सिमा, नेक्स्ट मैक्सिमा के लिए डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 पाई का होगा, क्योंकि जब जब 2 एंड पाई अगर मेरे पास फेज डिफरेंस होता है तभी मैक्सिमा बनता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई टाइम्स ऑफ f2 माइनस f1 का वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा, इंटू टी भी है, इंटू टी, अरे इंटू टी जो है वो 2 पाई के इक्वल है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर लो, यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज जो नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जो मैक्सिमा मिला वो कितने टाइम पर मिल रहा है, वो अपने को मिल रहा है 1 अपॉन f2 माइनस f1 पर मिल रहा है, ठीक है। एक और मैक्सिमा देख लेते हैं, फॉर थर्ड मैक्सिमा, तीसरी बार मैक्सिमा कब मिलेगा, उसी पॉइंट पर जब डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई का हो जाएगा। अब अगर डेल्टा फाई का वैल्यू 4 पाई का है तो फिर से क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई f2 माइनस f1 टाइम्स ऑफ ये t2 ले लो, ये t3 इक्वल्स टू 4 पाई, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर t3 का वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ f2 माइनस f1 आ रहा है क्या, हाँ ये सर, हाँ सर आ रहा है ऐसा। अच्छा, अब क्या करते हैं, टाइम गैप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू मैक्सिमस, टाइम गैप बिटवीन टू मैक्सिमस। देखो डेरिवेशन में करा रहा हूं, डेरिवेशन तुम्हारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। टाइम गैप बिटवीन टू मैक्सिमस, दो मैक्सिमस के बीच में अगर आप टाइम गैप देखोगे तो t3 माइनस t2 कर सकते हैं, t3 माइनस t2 का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 f2 माइनस f1। अब अगर दो मैक्सिमा के बीच का टाइम ये है 1 अपॉन f2 माइनस f1, इसका मतलब दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ मैक्सिमस, नंबर ऑफ मैक्सिमस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ मैक्सिमाज इन 1 सेकेंड हो जाएगा 1 f2 माइनस f1, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी जो है, बीट फ्रीक्वेंसी, अब एक सेकेंड में जितनी बार नंबर ऑफ मैक्सिमा बनता है वही तो बीट फ्रीक्वेंसी है, तो बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा f2 माइनस f1, ये हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है। आई होप ये समझ में आया है, बीट फ्रीक्वेंसी समझ में आया ना। तो अब देखो सिर्फ ना एंड रिजल्ट याद रखना है कि अगर दो वाइब्रेटिंग सोर्स है और अपने को बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो पहले वाले के फ्रीक्वेंसी से दूसरे वाले के फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, वही बीट फ्रीक्वेंसी है। इतना भारी भरकम जो मैंने डेरिवेशन किया है तुम्हारे मतलब का नहीं है, अगर तुम समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सकते हो स्किप करके सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस फाइंड कर लेना, वही क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी होगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, फॉर्मूला तो आपने बता दिया, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन के पैटर्न देखो कैसा है। मान लो ऐसा बोला जाए, क्वेश्चन क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क जानते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क जानते होंगे, ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह से एक ट्यूनिंग फॉर्क है और इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है मान लो 500 हर्ट्ज का, ठीक है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है और इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है 500 हर्ट्ज। एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी अपने को नहीं पता, लेकिन ये बता दिया गया कि दोनों का जो बीट फ्रीक्वेंसी था, दोनों का जो बीट फ्रीक्वेंसी था वो कितना था, 6 हर्ट्ज का था। ये बोल दिया गया कि एक ट्यूनिंग फॉर्क, ये जो फर्स्ट वाला ट्यूनिंग फॉर्क है और ये जो सेकंड वाला ट्यूनिंग फॉर्क है, इनका जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितने का है, 6 हर्ट्ज का है, बिल्कुल सही। लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी बता दिया गया लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी वो नहीं बताया गया। तो अब मेरे को तो पता है सर कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी f1 है, इसका फ्रीक्वेंसी f2 है, तो f2 का वैल्यू, अब f2 के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, f2 के पॉसिबल वैल्यूज,
F2 के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? अब बीट फ्रीक्वेंसी या तो F1 माइनस F2 होगा या F2 माइनस F1 है, ऐसे ही तो होगा ना। तो अगर F1 का वैल्यू बड़ा है F2 के सामने, तो ये जो F2 का वैल्यू है, F2 का वैल्यू या तो 494 हर्ट्ज का हो सकता है या F2 का वैल्यू 506 हर्ट्ज का हो सकता है। क्या तुम देखो, अगर ये 506 होता तब भी बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज का हो जाता, ये 494 होता तब भी ये बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता, 6 हर्ट्ज का हो जाता। अब एक क्वेश्चन के दो आंसर, अब एक अगर ट्यूनिंग फॉर्क है, ये लैब में मिलेगा तुमको, फिजिक्स के लैब में, एक ट्यूनिंग फॉर्क के दो फ्रीक्वेंसीज तो नहीं हो सकते, उसमें लिखा होता है फ्रीक्वेंसीज, मतलब या तो 494 आंसर है या 506 आंसर है। अब इसको कंफर्म करने के लिए वो आपको एक और कंडीशन दे देंगे, वो आप क्या बोल देंगे कि ये जो पहला वाला ट्यूनिंग फॉर्क था इसको कर दिया है वैक्सिंग, जो पहला वाला ट्यूनिंग फॉर्क है इसको क्या कर दिया, वैक्सिंग। अब वैक्सिंग का मतलब क्या है, पहले ये जो ट्यूनिंग फॉर्क था वो 500 बार ऐसे एक सेकंड में ऑसिलेट करता था, अब अगर वैक्सिंग कर दिया, वैक्स का एक लेयर चढ़ा दिया, मतलब तुमने इसको भारी कर दिया क्या। अब अगर भारी कर दिया मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है, अगर तुमने इसको भारी कर दिया अगर, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, वैक्सिंग का मतलब हो गया कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला मेरे पास ट्यूनिंग फॉर्क था उसको वैक्सिंग कर दिया गया, और इसको वैक्सिंग कर दिया गया, और सेकंड वाले ट्यूनिंग फॉर्क को एज इट इज छोड़ दिया, इसको मैंने कुछ नहीं किया। अब अगर फर्स्ट वाले को मैंने क्या कर दिया है, फर्स्ट वाले का मैंने अगर वैक्सिंग कर दिया तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कम हो गया। अब ये बोल दे रहे हैं कि अब दोनों का जो फ्रीक्वेंसी था, अब जो दोनों का फ्रीक्वेंसी है वो कितने का है, 2 हर्ट्ज का है, ऐसा बोल रहे हैं। पहले दोनों का बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज का था, अब दोनों का जो बीट फ्रीक्वेंसी है सेकंड केस में वो 2 हर्ट्ज का है। अच्छा, अब अगर मैंने इसको वैक्सिंग किया तो जो ये 500 हर्ट्ज का था उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 500 से कम हो गया क्या, इसका फ्रीक्वेंसी जो भी होगा 500 से कम हो गया ना। बात समझ में आ रहा है, क्यों 500 से कम हो गया, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, वैक्सिंग कर दी है। तो अगर वैक्सिंग की गई तो इसका फ्रीक्वेंसी 500 से कम हो गया, और दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो गैप है वो पहले 6 हर्ट्ज का था, अब 2 हर्ट्ज का हो गया। बात समझ में आ रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी घट के 500 से क्या हो जाए, अगर 500 से घटेगा तो 498 493 ऐसा कुछ होगा ना। अब अगर ये 506 होता, तुम खुद से सोचो, अगर ये 506 होता और ये घट के 498 हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी कभी 2 हर्ट्ज का हो पाता क्या, ये 500 से डेफिनेटली कम होगा, कितना कम होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन कम होगा, ये इसकी तो श्योरिटी है, गारंटी है। तो 500 हर्ट्ज था, अभी कम होके कितना हो जाएगा, मान लो 498 हो गया। ये 498 और ये 506 अगर होता तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो बढ़ गया ना, पहले 6 का डिफरेंस अब 8 हो गया, मतलब ये पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर 494 हर्ट्ज है और इसका फ्रीक्वेंसी कम होके, अगर इसका फ्रीक्वेंसी कम होके 492 हो जाए, सॉरी इसका फ्रीक्वेंसी कम होके, अच्छा पास वाला देखना है, ऐसा नहीं कि अब सर इसका फ्रीक्वेंसी 492 हो जाएगा या 496 हो जाएगा, दोनों ही केस में तो बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो कम अगर होता है तो पास वाला कम को देखा जाता है, ठीक है, पास वाला कम मतलब 492 नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 496 हो जाएगा, और इसका फ्रीक्वेंसी अगर 494 होता तो ये कंडीशन मैच हो जाता क्या, मतलब जो F2 जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 हर्ट्ज का हो जाएगा, ये अपना आंसर है, सॉरी 2 हर्ट्ज नहीं 494 हर्ट्ज का हो जाएगा, ये अपना आंसर है। आया क्या समझ में, हाँ या ना। एक और क्वेश्चन करके बताते हैं, एक और क्वेश्चन करके बताएंगे तो शायद समझ में आ जाएगा, एक वैक्सिंग वाला करा दे, एक फाइलिंग वाला करा देते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसान है, बस याद रख लेना है कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कर देना है भाई साहब। मान लो ये 400 हर्ट्ज का है, ठीक है, ट्यूनिंग फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क 400 हर्ट्ज का है, और ये जो सेकंड वाला ट्यूनिंग फॉर्क है ये मान लो इसका नहीं पता, अभी बोला गया कि इनिशियली बीट फ्रीक्वेंसी कितना था, 4 हर्ट्ज का, इनिशियली बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज का है। इसको क्या कर देते हैं, फाइल कर देते हैं। फाइलिंग का मतलब होता है वो घिसना होता है ना, मेटल को घिसते हुए देखा होगा, वो जो ब्लैकस्मिथ का शॉप होता है वहां पे देखना, वो मेटल को घिस घिस के पतला बनाते हैं। अब जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पे फाइलिंग का एक एक्सपेरिमेंट भी करना होता है। तो फाइलिंग का मतलब हो गया हल्का बनाना, फाइलिंग का मतलब है हल्का बनाना। अब अगर आपने इसको फाइल करके हल्का बना दिया तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अच्छा, अब पहले बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज का था, अब बोल रहे हैं कि फाइनली जो बीट फ्रीक्वेंसी आया वो 8 हर्ट्ज का हो गया। बात समझ में आ रहा है। अच्छा,
अब अगर मैं इनिशियल कंडीशन के बारे में बात करूं, इनिशियल कंडीशन, अगर इनिशियल कंडीशन का बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज का है तो F2 का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? अगर मेरे को 4 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए, सॉरी 404 हर्ट्ज हो सकता है या 396 हर्ट्ज हो सकता है, हो सकता है ना? बिल्कुल। मैंने इसको कर दिया 5। अगर मैं इसको 5 कर रहा हूं तो इसका जो भी फ्रीक्वेंसी होता, इसका जो भी फ्रीक्वेंसी होता, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ जाता क्या? इसका जो भी, अगर मैं मान लो 404 लूं, मान लो F2 का वैल्यू मान लो मैं 404 ले रहा हूं। अब अगर 404 लेके तुम इसका वैल्यू बढ़ाओगे, 404 लेके वैल्यू तुम इसका बढ़ाओगे और इसका वैल्यू क्या है? 400 हर्ट्ज है। तो अब क्या हो रहा है? पहले जो गैप था वो 4 हर्ट्ज का था, अब जो गैप है वो 8 हर्ट्ज का है क्या? अब अगर 404 से बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? तुमको 8 हर्ट्ज मिल सकता है क्या? मतलब ये सही सही बैठ रहा है। लेकिन अगर तुम 396 सोचोगे, 396 है और ये 400 हर्ट्ज का है, 396 से जब तुम बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा ना। 396 से 398 हुआ तो 2 हर्ट्ज हो गया। अपने को चाहिए था 8 हर्ट्ज, गैप बढ़ाना था। अगर गैप बढ़ाना है तो 404 वाला आंसर सही होगा क्या? तो इस तरह से जब आप एनालाइज करोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चन होंगे बीट फ्रीक्वेंसी में। कैसे क्वेश्चन होंगे तो बताते हैं, स्क्रीन पॉज करते हैं, बताते हैं। अभी देखो कैसा क्वेश्चन है। एक ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है, मान लो इसका म्यू का वैल्यू कुछ होगा, अभी मैं डेटा वेटा पे काम नहीं कर रहा, इसका म्यू का वैल्यू कुछ है। अच्छा, अगर मैं ये मास के वैल्यू को चेंज करूंगा, अगर मैं ये मास के वैल्यू को चेंज करूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो धागे में टेंशन है, धागे में टेंशन के वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा ना। अच्छा भाई साहब, अब हमने ये पढ़ा है, ये जो धागा वाला केस था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो होता था, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वी एस, सॉरी रूट ओवर टी बाई म्यू लिखते थे ना। फ्रीक्वेंसी जो होता था वो होता था रूट ओवर टी डिवाइडेड बाई म्यू। और यहाँ पर वेवलेंथ, वेवलेंथ अब यहाँ पे भी नोड बनेगा और यहाँ पर भी नोड बनेगा। अगर दोनों जगह नोड बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? जो पहला केस होगा सबसे सिंपलेस्ट केस, वो ऐसा कुछ पहला सिंपलेस्ट केस होगा क्या? अच्छा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। एल जो है, एल जो है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा के प्लेस में रख दो 12। इस तरह का पहला केस हो सकता है ना। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं टेंशन के वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट करूं, अगर मैं टेंशन के वैल्यू को बढ़ाना, अब टेंशन कैसे बढ़ाएंगे? मास के वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। अगर मास के वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो टेंशन का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है 500 हर्ट्ज का, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है 500 हर्ट्ज का, वो इसके साथ बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म कर रहा है, सपोज F1 का। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो इसके साथ क्या कर रहा है? बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म कर रहा है F1 का। तो अगर ये बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म कर रहा है और बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू उन्होंने दे रखा है कुछ तो 6 हर्ट्ज, तो अगर ये 6 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो ये जो मेरे पास वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होता, ये जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होता, इसका जो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग लिखता, फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग लिखता, अगर मेरे को इसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज पता है और ये 6 हर्ट्ज का है, तो इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो जो स्ट्रिंग है उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है? या तो 506 हर्ट्ज हो सकता है या 404 सॉरी 494 हर्ट्ज हो सकता है क्या? दोनों में से कोई भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। अच्छा, अब मान लो अगर मैं मास के वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट करूं तो मैंने टेंशन का वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं टेंशन के वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा ना। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज हो गया, मान लो पहले F1 था अब F2 हो गया, अब पहले अगर इसका फ्रीक्वेंसी F1 था और बाद में F2 हो गया तो ये बीट फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा क्या? तो ऐसे कंपेयर करने वाले, अब देखो F1 और इसका पहले कंडीशन में मैंने क्या किया, 500 और 494 का मैंने ये कर लिया। अब मान लो बोला जा रहा है कि मैंने क्या किया, इसका मास बढ़ाया, इसका मास बढ़ाया तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 6 हर्ट्ज से क्या हो गया? कम होके 2 हर्ट्ज हो गया। अब अगर इसका मास बढ़ाया मतलब इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए तो 506, और अगर ये 500 होता तो 506 से अगर बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 506 से 508 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, तो डिफरेंस 8 का हो गया क्या? तो 8 बीट फ्रीक्वेंसी तो चाहिए नहीं, इसका मतलब 494 का आंसर होना चाहिए था क्या? तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो मतलब आप बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बीट फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, जो भी दो सोर्सेज है उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, वही क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, अब ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस करना आपका काम है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया, अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आता है तो आपको ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डोपलर्स इफेक्ट। डोपलर्स इफेक्ट फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है।
अब ये डोपलर्स इफेक्ट क्या होता है वो देखो। डोपलर्स इफेक्ट थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन कर पाऊंगा, ज्यादा आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डोपलर्स इफेक्ट में क्या होता है, मान लो आप यहां पर हो, ये ट्रेन के साथ बहुत ज्यादा पता चलता है, ठीक है, आप स्टेशन पर हो और ये रेलवे ट्रैक है, छुक 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 छुक, लंबी सी रेलवे ट्रैक है। सपोज यहां पर एक ट्रेन है, छोटी सी ट्रेन है, प्यारी सी ट्रेन है। सपोज ये जो ए ट्रेन है ना, अब नोटिस करना, अगर आज से पहले तक कभी प्लेटफॉर्म नहीं गए, ट्रेन नहीं गए, तो अभी जा सकते हो, मौका मिल जाएगा, जा सकते हो अभी। सही में सीरियसली गए होगे ना, अरे गए होगे यार, इतना तो गए होगे यार। मान लो जो ट्रेन है और यहाँ आपके बीच में ऐसा दूरी है, और ये ट्रेन जो है ना वो विसल ब्लो करता हुआ आ रहा है, ठीक है, विसल पुड़ू, ये विसल ब्लो करता हुआ आ रहा है। अब ये विसल ब्लो करता हुआ जब ये आपके पास पहुंचेगा ना, तो आप देखना, आप एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करोगे, जब ये ट्रेन आप तक पहुंच रहा है तब आप जो इसका साउंड सुनोगे, ये ट्रेन जब आपके पास रुका हुआ है तब इसका जो साउंड सुनोगे, और ये यही ट्रेन जब दूर चला जाए तब इसका जो साउंड सुनोगे, तीनों केसेस में जो साउंड ट्रेन का आएगा वो अलग अलग है। मतलब जब ये ट्रेन अप्रोच कर रहा है तब का साउंड, ये जब ट्रेन यहाँ पर है तब का साउंड, और ये जब ट्रेन दूर जा रहा है तब का साउंड, तीनों ही केसेस का साउंड जो होगा, जो आप परसीव करोगे वो आपको अलग अलग लगेगा। सेम सोर्स है, सेम ऑब्जर्वर है, लेकिन डिस्टेंस के कारण या आने जाने के कारण आप हर बार जो देखोगे तो हर बार आपको जो साउंड का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। अब इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट में क्या होता है, एक साइंटिस्ट है डोपलर नाम के, उन्होंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ frequency of sound frequency of sound released frequency of sound released by source and perceived by observer, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स रिलीज करेगा और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्वर परसीव करेगा, परसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। अब डिफरेंट क्यों है, तो तुमने सुना होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड के पिच को बताता है। फ्रीक्वेंसी जो है, ये शायद आपने 9-10 में पढ़ा होगा, क्वालिटी ऑफ ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में बोलते थे फ्रीक्वेंसी जो होता है वो साउंड का पिच बताता है। पिच का मतलब होता है कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना ज्यादा पिच वाला वॉइस होगा। ज्यादा पिच मतलब पतली वॉइस, जैसे अगर आप देखोगे तो तबला का वॉइस और फ्लूट का वॉइस दोनों अलग अलग है। तबला का वॉइस और फ्लूट का वॉइस दोनों अलग अलग है। अब दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो वो साउंड क्रिएट करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। पिच का मतलब होता है कि जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा वो पिच पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो एक तो होता है फ्रीक्वेंसी मतलब पिच, ठीक है। अब ये जो पिच है, अब अलग अलग लोगों का जो साउंड होता है वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन देयर पिच। जनरली ऐसा बोलते हैं, जनरली ऐसा होता है कि जो फीमेल्स का वॉइस है, फीमेल्स का वॉइस हायर पिच में होता है, मतलब पतला होता है, और जो मेल्स का वॉइस होता है भारी होता है बिकॉज ऑफ लो पिच, ठीक है। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारा ब्रेन साउंड को कैसा इंटरप्रेट करेगा वो साउंड के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अब डोपलर भाई साहब ने ये बोला कि सोर्स जो साउंड क्रिएट करेगा और ऑब्जर्वर जो साउंड सुनेगा वो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, मतलब वो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट सिंपल सा अगर कोई पूछे डोपलर इफेक्ट क्या है, सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट किया और ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी कलेक्ट किया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब अगर ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसका मतलब सोर्स कुछ अलग तरह का साउंड जनरेट कर रहा होगा और जो ऑब्जर्वर सुन रहा है वो कुछ अलग परसीव कर रहा है। तो सिंस फ्रीक्वेंसी से साउंड चेंज हो जाता है, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, डोपलर इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है क्या। तो डोपलर इफेक्ट का सीधा सा मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है, सोर्स जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा और ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, वो दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उनको अलग अलग से स्टडी किया जाता है। अब इसमें अलग अलग केसेस आएंगे, मेरे को एक लेक्चर तो और लेना ही पड़ेगा, तो अलग अलग केसेस आएंगे तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं, ठीक है। चलिए एंड हो जाए यार, एंड ही नहीं हो रहा है।